हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार फायरमैन एग्ज़ाम 2022 के लिए टॉप 2500 एमसीक्यू मैं आपको करा रहा हूं। इससे पहले 400 मैं एमसीक्यू करा चुका हूं। सब्जेक्ट वाइज टोटल 25 फुल मॉक टेस्ट आपको मैं एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कराऊंगा। ये 5वां सेट है जिसमें भौतिक विज्ञान के टोटल 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है या मापी जाती है? तो आर्द्रता जो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। तो पहले के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो द्रवों के अपेक्षित घनत्व जो मापा जाता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। फिर पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पायरोमीटर से उच्च तापमान मापने वाला जो आपको ये है उपकरण है पायरोमीटर। लेक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दूध की शुद्धता जो मापी जाती है लेक्टोमीटर से मापा जाता है। कुछ और मैं आपको बता दूं, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है, जैसे कि कोई भी उड़ते हुए विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर से। अमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा, आपको विद्युत धारा जो मापने की इकाई अमीटर से मापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? हवा की गति मापी जाती है। बैरोमीटर आपके एग्जाम में मिलेगा, तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से। फोदोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई मापा जाता है। मैंने आपको बता दिया हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, ठीक। तो ये सब याद रखना है। रिएक्टर स्केल से भूकंपीय तरंग की तीव्रता मापी जाती है, ये सब भी याद रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछता है। कैलोरीमीटर एक पूछता है, तो उष्मा की मात्रा कैलोरीमीटर से मापी जाती है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से लगाइएगा। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो बैटरी की अवस्था अथवा विभवांतर मापने की इकाई जो मापा जाता है ये वोल्ट मीटर से। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दाब की इकाई क्या है? अब इसमें बताना है आपको कि दाब की इकाई क्या है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक। तो दाब की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मिनट जो वर्ग मीटर हो जाएगा। दाब की इकाई हो जाएगा, या आपका एसआई मात्रक इसका जो होता है इसी को क्या बोला जाता है? पास्कल बोला जाता है, ठीक। न्यूटन जो होता है ये आपको बल की आपको इकाई है, बल की एसआई मात्रक है। वैसे ही आप देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण मात्रक भी मैं आपको करा देता हूं, जैसे पार्सक पूछता है। पार्सक किसकी इकाई है? तो वो दूरी का है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा तो लगा लीजिएगा। वैसे पूछेगा कि विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो एम्पियर में मापा जाता है, ठीक। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है, और पदार्थ के परिमाण को मोल में मापा जाता है। ऐसे ही पूछता है तो आपको लगा लेना होगा। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, और तापमान को केल्विन में मापा जाता है, ठीक। वैसे अगर पूछे कि विद्युत धारिता को किस में मापा जाता है? विद्युत धारिता को फैराडे में मापा जाएगा। और ये अगर पूछे कि चुंबकीय प्रेरण को किस में मापा जाता है? तो गॉस में विद्युतीय प्रेरण को मापा जाता है। दाब को पास्कल में मापा जाता है। लेंस की क्षमता या तीव्रता को जो मापा जाता है ये आपको डायप्टर में मापा जाता है। विद्युत आवेश को जो इकाई होती है कुलम्ब होता है। तो ऐसे कर कर आपको याद कर लेना होगा, जो भी पूछेगा आराम से आपको लगा लेना होगा। अगर पूछे कार्य को किसका, तो कार्य की जो इकाई होती है या तो जूल होगा एसआई मात्रक में, या सीजीएस मात्रक में अर्घ आपको दिखाई देगा, मतलब अर्घ मात्रक हो जाता है, ठीक। शक्ति का जो होता है ये वाट होता है, ये सभी को आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक परमाणु के केंद्र का घनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु ले लीजिए, परमाणु हो गया ये। इसके तो एक तो चारों तरफ आपको देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, जो कि ऋण आवेशित होता है। इसके केंद्र में कौन होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, जो कि घनावेशित होता है। तो ये क्या होता है? हिस्सा क्या कहलाता है? जो घनावेशित वाला हिस्सा आपको जो होता है ये आपको न्यूक्लिक का होता है, न्यूक्लियस, ठीक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे अगर पूछता है कि परमाणु में कौन कौन किस पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन घनवेशित होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो 3 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन देखना है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो बैगनी रंग है उसका तरंगधर सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकाश का तरंगधर बैगनी से ज्यादा होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि बैगनी का सबसे कम होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बी ही होगा कि बैगनी रंग का तरंगधर जो होता है ये सबसे कम होता है। इसलिए देखिएगा बैगनी का आवृत्ति क्या होता है? सबसे अधिक होता है। लाल रंग का जो तरंगधर होता है ना ये सबसे अधिक होता है, और लाल रंग की आवृत्ति जो होती है ये सबसे कम होती है। तो 4 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश होता है इसकी स्केलर क्वांटिटी एक होता है, एक आपको वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी में आपको क्या चाहिए? दिशा भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए, ठीक। लेकिन आपको अदिश राशि में दिशा की जरूरत नहीं होता है स्केलर क्वांटिटी में। तो ये पूछ रहा है अदिश राशि कौन सी होगा? तो दाब जो हो जाएगा ये अदिश राशि हो जाएगा, बाकी सभी सदिश राशि होगा। मतलब कि बल, वेग, त्वरण ये सदिश राशि है, दाब क्या है? अदिश राशि। 5 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है? तो इसमें से आप देखिएगा तो विकृति, विकृति आप जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये याद रखिए। क्वेश्चन पूछता है 6 का। क्योंकि विकृति कैसे निकाला जाता है? तो किसी वस्तु में किसी वस्तु के बीमा में आया हुआ परिवर्तन, और उस वस्तु के मूल जो होता है वो जो मूल पहले जो था उसके डिवाइड कीजिएगा तो आता है, तो ये आपको कोई बीमा लेस हो जाता है। तो इस विकृति का कोई भी बीमा नहीं होता। 6 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? 2G, 3G, 4G, बार बार आप सुनते होंगे ना। तो 2G स्पेक्ट्रम में जो जी होता है ये जनरेशन को इंगित करता है। 7 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। 2G टू सेकेंड जनरेशन को आपको इंडिकेट करता है। 7 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी आपको बताना है। तो ये किया था गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। 8 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्रोमेटोग्राफी के तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की जो तकनीक है इसका प्रयोग होता है किसमें होता है ये आपको बताना है। तो किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने वाली विधि को ही क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। तो ये आपको विधि है एक प्रकार का। तो 9 के आंसर क्या हो जाएगा? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करना, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? तो पदार्थ के सबसे पहले संवेग क्या होता है? mv हो जाता है संवेग बराबर, और वेग से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से कट के क्या आ जाएगा? द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी के आंसर सी हो जाएगा। माफ कीजिएगा 10 के आंसर सी होगा। ठीक, 10 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर ध्यान पूर्वक कि एक माइक्रोन क्या होता है। तो एक माइक्रोन जो होता है 10 के पावर -3 mm ये होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/10 के पावर 3 mm। ठीक, तो ये 10 के पावर 3 मतलब कि 1000 हो जाता है। ये माइनस में जाएगा तो नीचे की तरफ 1/1000 आप कर सकते हैं इससे। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? इसमें से कौन सी राशि है जो कि सदिश नहीं है? ठीक, ये आपको बताना है। सदिश नहीं कहने का मतलब कि अदिश हो सकता है, क्योंकि सदिश इसमें से विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, बल सदिश है, लेकिन आयतन जो है ये आपको स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि अदिश राशि है। तो ये पूछ रहा था कौन सा सदिश नहीं है, तो ये हो जाएगा आयतन, डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 13, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड, लोलक की जो कालावधि है टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो एक तो लंबाई पर, एक आपको जी पर, वैल्यू पर, जी वाला वैल्यू पर निर्भर करता है। क्योंकि आपको टाइम पीरियड निकालना होता है, टी बराबर क्या होता है? 2 पाई रूट में क्या हो जाएगा? L/G हो जाता है। ठीक, तो एक तो जी का निर्भर करेगा, एक लंबाई के जो होता है टाइम पीरियड आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, बी हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, 1 किलोमीटर दूरी में कितना होता है मीटर? तो 1000 मीटर होता है। और 1 किलो जो मील में होता है वो मतलब कि 1 मील में कितना दूरी होता है? तो 1.6 किलोमीटर होता है, मतलब लगभग 1600 मीटर होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट्स ब्रदर ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था, राइट्स ब्रदर ने। ये हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रडार का आविष्कार कौन था? रडार का आविष्कार किसने किया था? और रडार का फुल फॉर्म भी पूछता है, ये याद रखिएगा। रडार का क्या होता है? RADAR, ऐसी तो रडार होता है ना। तो आर मतलब क्या होता है? रेडियो होता है। डी मिस क्या होता है? डिटेक्शन होता है। और आर मिस एक जो हो जाएगा रैंगनिंग हो जाएगा। ठीक, तो आपको रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगनिंग ये आपको फुल फॉर्म होता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? रडार की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था। ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको आराम से लगा लेना होगा। 16 के आंसर ए हो जाएगा। रॉबर्ट वाटसन ने 1935 में यह खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें क्या होती है? तो कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होती है। कॉस्मिक किरणें क्या होती है? एक आवेशित कण होती है और अंतरिक्ष में लगभग आप देखिएगा प्रकाश की गति से आपको दूरी तय करती है। तो कॉस्मिक किरणें जो होती है एक आवेशित कण होती है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल किसे कहते हैं? गॉड पार्टिकल किसे कहते हैं ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो और खोज किसने किया था ये भी पूछ सकता है। तो गोल्ड पार्टिकल की खोज दो लोगों का आता है नाम, एक तो एल्गट जो कि आपको इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, W एल्गट, और आपको पीटर डब्ल्यू हिंग्स। पीटर डब्ल्यू हिंग्स ज़्यादा जगह पर मिलेगा आपको। इन्होंने हिंग्स बोसान जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गॉड पार्टिकल कहते हैं। 18 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। और इसी के कारण 2013 में इन लोगों को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। एक ठोस है कोई, उसे सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, इसे ऊर्ध्वापार्तन कहते हैं। जैसे कि नेफेथिलीन हुआ, कपूर हुआ, इस सब का आपको सीधे आपको ठोस से गैस में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे ऊर्ध्वापार्तन के उदाहरण हो जाएंगे। 19 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में 40 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, क्योंकि एफ निकालिएगा, अगर निकालना अगर चाहते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाइए, एफ निकालिएगा। तो 9/5 इंटू 40 यहाँ पर कर दीजिए प्लस 32। तो ये आपको 8 5 40, 9 8 72, 32 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपको आराम से 104 निकल कर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 बल गुणनफल है, बल गुणनफल है किसका किसका, तो एफ बराबर क्या होता है एम ए होता है, एफ बराबर क्या होता है फॉरेस्ट आपको फोर्स बराबर क्या होता है एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। ठीक, तो ये किसका है द्रव्यमान का है और आपको त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का है, तो ये 21 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है आपको ये याद रखिएगा कि न्यूटन, न्यूटन बल का मात्रक होता है। संवेग में परिवर्तन के दर को ही बल कहा जाता है, संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति का मापक क्या है, आवृत्ति का मापक जो है हर्ट्ज है, मैंने आपको पहले ही बताया कुछ आपको कि याद रखिएगा। आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो मनुष्य है आवृत्ति को सुन सकता है। तो ये आपको याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने तक मनुष्य समान आवृत्ति को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। फिर से चलिए कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे तापमान अगर पूछे तो उसका केल्विन हो जाता है। ठीक, एंगस्ट्रॉम पूछता है, एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है, तो ये प्रकाश तथा विद्युत चुंबकीय तरंग की लंबाई का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये भी याद रखिएगा। बैरल किसका मात्रक है, तो द्रव के आयतन को मापने के लिए बैरल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, नॉटिकल मील जो है समुद्री दूरी का मात्रक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यूरी किसका है, तो यह है आपको रेडियो सक्रियता की मात्रक है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। आपको वायुमंडलीय दाब का मात्रक जो होता है ये बार होता है, ये सब याद रखना चाहिए आपको। और ध्वनि की तीव्रता जो है ये डेसिबल में मापा जाता है। यह क्वेश्चन पूछे तो आराम से आपको लगा लेना होगा। विभवांतर की आपको अगर इकाई पूछे तो जूल प्रति कूलम होता है, ये सब भी आपको याद करना होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है अगर पूछे तो पूछता है बार बार, तो ये ऊर्जा का मात्रक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई है, क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए विद्युत शक्ति का क्या इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई जो है या आपको शक्ति का मात्रक वोट होता है। ठीक, तो 23 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसने न्यूट्रॉन नहीं होता है, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ये कहीं आपको याद रखिएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक भी होते हैं जिसमें से प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, प्रोटियम जब कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है तो हाइड्रोजन हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। और हाइड्रोजन का एक दूसरा जो समस्थानिक होता है जिसे ड्यूटेरियम बोला जाता है, जिसको भारी जल बनता है D2O, उसमें आपको आपको न्यूट्रॉन होता है। और उसके बाद तीसरा जो समस्थानिक होता है वो होता है ट्राइटियम, जो कि आपको रेडियो सक्रियत होता है, वो उसमें दो न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, तो ये सब याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक भी होते हैं। 24 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 25, हर्ट्ज में क्या माना जाता है, हर्ट्ज से क्या मापा जाता है, यहाँ पर होगा हर्ट्ज से क्या मापा जाता है, तो वहीं आपको आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। क्वेश्चन नंबर 26, घड़ी में प्रयोग होने वाली कार्ड्स क्रिस्टल होते हैं, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड्स क्रिस्टल किसके बने होते हैं आपको बताना है। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड्स क्रिस्टल तो ये बनते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बनते हैं। तो 26 का आंसर भी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एंगस्ट्रॉम इकाई है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, क्वेश्चन दे रहा है 27 देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, यह है आपको तरंगधर की इकाई। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, तो ये आपको तरंगधर की इकाई है, जिससे आपको विद्युत चुंबकीय तरंग की लंबाई भी मापा जाता है और प्रकाश की भी लंबाई कभी कभी देखिएगा इससे मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम इकाई किसका है, तो ये आपको आराम से लगा लेना होगा तरंगधर की। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 27 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, सौर विकिरण जो है ये निम्न में से किस परास में दिखता है ये आपको बताना है। ठीक, तो ये लगभग आप देखिएगा 400 से 700 nm परास में ये दिखाई देता है सौर विकिरण। ठीक, 28 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है, 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के 10 के पावर यहाँ पर होगा माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। तो 29 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए कि टरबाइन और डायनोमो से बिजली प्राप्त करने में ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है आपको डायनेमो या टरबाइन से जब ऊर्जा होता है तो ये आपको मैकेनिकल एनर्जी, ठीक, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है, टरबाइन या डायनेमो परिवर्तित कर देता है। ठीक, तो 30 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की क्या इकाई आ गया क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की जो इकाई है वाट है, वाट जो है ये विद्युत शक्ति की इकाई है। क्वेश्चन पूछता है 31 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जैसे इकाई में और कुछ मैं आपको करा देता हूं, जैसे कि आपको विद्युत शक्ति का मात्रक जैसे मैंने वाट बताया, वैसे ऊर्जा का मात्रक पूछे तो जूल हो जाता है। ऊर्जा के मात्रक जो होता है यहाँ पर ऊपर वाला क्वेश्चन में ये ऊर्जा के मात्रक अगर पूछे तो जूल हो जाएगा। और ये याद रखिएगा कि अगर आपसे ये भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है कि प्रदीप्त घनत्व का मात्रक पूछता है तो वो लक्स हो जाता है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक पूछे ये आपको पूछता है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक भी आपको पूछ सकता है, या प्रदीप्त घनत्व का मात्रक तो लक्स होता है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला आपको देखने को मिलता है और ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन देखने को मिलता है। ठीक, तो ये तीनों आपको अलग अलग मैंने आपको बताया, ये याद करिएगा, जो भी बताता हूँ ये दिमाग में बैठा कर रखिएगा। ठीक, क्योंकि ये पूछता है आपसे बार बार क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है। विद्युत अपघट्ट ये पूछ रहा है, यहाँ ध्यान रखिएगा। एक समान शुष्क सेल का बात कर रहा है, इसमें विद्युत अपघट्ट क्या होता है? तो एक समान विद्युत सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है या जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और मैग्नीज ऑक्साइड के रूप में आप देखिएगा, ये कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है मैग्नीज ऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, वायु में ध्वनि तरंगे होती है। वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो वायु में जो ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यमात्मक माध्यम, मतलब कोई ना कोई माध्यम जरूरत होता है, ठोस, द्रव या गैस, कोई तो माध्यम चाहिए ध्वनि तरंग को। निर्वात में कभी नहीं ध्वनि तरंग चल सकती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा जो है ये किस उपकरण से मापी जाती है? तो मैंने ऊपर ही आपको कराया था, अमीटर द्वारा विद्युत धारा का उपकरण है। इसका 34 का आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, डायनेमो। डायनेमो क्या करता है ये आपको बताना है। डायनेमो क्या करता है? तो ये डायनेमो जो करता है ये आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 35 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 36, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, अमीटर से मापी जाती है विद्युत धारा। ठीक, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आराम से लगा लीजिएगा, अमीटर से मापी जाती है विद्युत धारा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन और भी, जैसे कुछ लोग और भी मैं आपको जो मापा जाता है वो बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपसे गलती नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे कि अमीटर से तो दे देता है आपको क्या मापा जाता है, ये विद्युत धारा मापने की इकाई है। ठीक, वैसे ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑडियो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापी जाती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हो। ठीक, हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही कराया। ठीक, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। वोल्ट मीटर से क्या मापी जाती है? तो विभवांतर मापने की इकाई वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापी जाती है, इकाई नहीं, विभवांतर मापी जाती है। ठीक, आपको मोनोमीटर एक देता है। मैनोमीटर से क्या मापी जाती है? मैनोमीटर से गैसों का दाब मापी जाती है। ठीक, चलिए आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा होता है? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं ये आपको बताना है। श्वेत प्रकाश को, तो ये तंतु को गर्म कर कर श्वेत प्रकाश को नली में कैसे आपको जो भी पैदा किए जाते हैं। तो श्वेत प्रकाश प्रदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होती है। ट्यूब के सिरों के बीच तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर ही ये पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणों को उत्सर्जित करती है। ठीक, और फिर ये यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तंतु को गर्म कर कर। 37 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं तो रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? 10th क्लास में ही आप पढ़े होंगे कि प्रिज्म से गुजारा जाता है प्रकाश को। आपको देखिएगा व्हाइट प्रकाश को अगर गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। 38 का आंसर ए हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, जैसे 7 रंग कैसे हो जाता है तो आपको बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 38 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था ये किसके लिए मिला था? ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो ये मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला था, ये ध्यान में रखिएगा। तो 39 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 40 देखिए, विद्युत मोटर में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 40 है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक, तो विद्युत मोटर क्या, ध्यान से रखिएगा, विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? जो चुंबकीय सुई है ना, ये किस तरफ? ये उत्तर की तरफ संकेत करती है। और कोई भी कंपास वाला सुई देखिएगा वो उत्तर दक्षिण की ओर आपको जो है इंडिकेशन करती रहती है। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42, वर्षा के बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा के बूंद जो है ये गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। तो ये पृष्ठीय तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद जो होती है ये आपको गोलाकार होती है। 42 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि आकाश का नीला लगता है, आकाश जो है नीला लगता है, आखिर क्यों? आकाश नीला दिखाई क्यों देता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपको 43 है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या होता है कि लघु तरंगे दृढ़ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है, इसी कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक, तो ये बी हो जाएगा इसके आंसर। 43 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण क्या होता है? अतिचालक का लक्षण होता है शून्य परगमता। अतिचालक का लक्षण होता है। 44 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ से आपको स्टार्ट होता है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप देखिएगा नाभिकीय रिएक्टर के में वो आपको कौन सी आपको उपयोग किया जाता है कि विद्युत उत्पन्न किया जाता है, तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें से 45 का आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम का उपयोग कर आपको नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। 45 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम जिस पर होगा उसमें आयतन उसका न्यूनतम हो जाएगा। तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और आयतन जो हो जाता है न्यूनतम हो जाता है। ठीक, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे, आपको बताना है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किस विधि से, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित जो गैस है उसको छोड़िएगा तो फैलेगा, तो कमरे का क्या होगा, तो पहले से संपीड़ित करके ठंडा कर उसको छोड़िएगा तो वो ठंडा आपको छितराएगा तो वो कमरा ठंडा हो जाएगा। 47 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा अधिक लगता है। जैसे कि कोई मान लीजिए लकड़ी का गुटका है छोटा और आपको लोहा का गुटका है, उसको आपको जाड़े के दिन में छोड़ देते हैं और फिर छूते हैं तो लकड़ी वाला ज़्यादा ठंडा, माफ कीजिएगा, लोहा वाला ज़्यादा ठंडा होता है। तो बेसिक सी बात है, किस कारण से होगा, तो लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। लकड़ी की तुलना में जो लोहा होता है यह उष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए आपको ज़्यादा ठंडा दिखाई देगा। ठीक, 48 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ के बने होते हैं। सुरक्षा फ्यूज लगाने वाले तार जो होते हैं ये आपको किसके बने होते हैं, तो टीन और शीशे के मिश्र धातु के बने होते हैं। 49 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच में दूरी को क्या कहते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग या आप देखिएगा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की आपको दूरी दिखिएगा। ठीक, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। उत्तरोत्तर गर्त और उत्तरोत्तर श्रृंग के बीच की दूरी को ये डायरेक्ट पूछता है, इसे तरंगधर कहा जाता है। इसे ही तो तरंगधर कहा जाता है ना। ठीक, अगर आप तरंग पढ़े होंगे या सरल आवर्त गति पढ़े होंगे तो उसमें ये आपको पढ़ने को मिला होगा। ठीक, 50 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, तो ये होता है प्रकाश जो होता है ये आपको एक तो तरंग के रूप में होता ही होता है, एक आपको कण के भी रूप में होता है। तो तरंग और कण दोनों के रूप में होता है, और जो कण के रूप में आता है प्रकाश वो फोटोन उसे बोला जाता है। ठीक, तो 51 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, अगर कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उसका दरवाजा अगर खोल देते हैं तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, तो कमरे का तापमान का हो जाता है घटने के बजाय बढ़ जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा, अतः हमारे थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कमरे का जो आपका तापमान है ये थोड़ा गर्म हो जाता है। 52 के आंसर सी हो जाएगा, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, पढ़ने में काम आने वाले ग्लाय लेंस, आपको गोलीय लेंस होना चाहिए। इस यहाँ पर पढ़ने में काम आने वाले गोलीय लेंस किस प्रकार के लेंस के बनते हैं ये आपको बताना है। पढ़ने वाले जो लेंस होते हैं, तो पढ़ने के लिए आपको नज़दीक पढ़िएगा, कहने का मतलब नज़दीक आपको देखकर पढ़ना होता है। ऐसे न्यूनतम दूरी जो है आपको वो 25 मीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं 25 सेंटीमीटर है न्यूनतम आपको देखने के लिए। और यहाँ पर अगर नज़दीक का वस्तु नहीं दिखाई देता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे कौन से दोष बोला जाता है। तो नज़दीक के वस्तु नहीं दिखाई दे, दूर के वस्तु दिखाई जो उसे बोला जाता है दीर्घ दृष्टि दोष। और दीर्घ दृष्टि दोष वाली जो होते हैं ये नज़दीक देखने के लिए चश्मा अपना लेते हैं। और उसमें कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर के वस्तु दिखाई देगी नज़दीक का नहीं। वही निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु दिखाई देगी दूर के नहीं। तो निकट दृष्टि दोष है तो उसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी आती है। महासागर में जो ऊंची जल तरंगे आती है ये आपको गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, किसके बल के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सागरीय तौर जो होती है ज्वार भाटा आता है, जिसमें सूरज का भी लगता है लेकिन चंद्रमा का नजदीक है ज्यादा तो चंद्रमा का ज्यादा लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा के आपको बल के कारण ही ये होता है। ठीक, ऊंची जल तरंगे आती है महासागर में। 54 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है। ध्वनि का वायु में वेग जो है ये अनुमानता क्या है, तो ये आपको किस पर निर्भर करता है ये भी पूछ सकता है। ठीक, तो देखिए जो ध्वनि के वायु में वेग जो है, ध्वनि का वायु में वेग जो है ये कितना होता है और किस पर निर्भर करता है, तो प्रकृति पर, आपको जो होता है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ये ध्यान में रखिएगा, ताप पर भी निर्भर करता है ध्वनि का वेग, यहाँ पर ये याद रखिएगा, न कि मैं आपको प्रकाश का वेग बता रहा हूँ। ठीक, तो इसमें जो हो जाएगा ये 330 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है ध्वनि का वायु में वेग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा जो होता है ये निम्न में से किससे प्राप्त होती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 है, तो ये सूरज से प्राप्त होती है। और सूरज में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, तो ये सूरज से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। निम्नलिखित में कौन सबसे भारी धातु है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जानना है। तो इसमें से यूरेनियम भारी धातु हो जाएगा। ठीक,
57 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, नाभिक के ये पूछ रहा है, नाभिक के खुद रदरफोर्ड ने किया था, तो परमाणु के जो नाभिक है इसके अवयव क्या है? तो नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन आपको घनावेशित होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, उस पर क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। ठीक, तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको क्या होता है? परमाणु के नाभिक के अवयव है। 58 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? वायु में कौन सी, जो वायुमंडल है उसमें कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? ठीक, ये आपको बताना है। तो रेडोन नहीं होता है, रेडोन नहीं होता है, ये अक्रिय गैस भी इन्हें बोला जाता है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा 78% के करीब आपको पाया जाता है नाइट्रोजन, उसके बाद 21% के करीब आपको पाया जाता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? अर्धचालक के रूप में कौन सी धातु यहाँ पर होगा? धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है, तो जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर में, और चिप बनाने के लिए अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो 60 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार कौन है? तो यही सौर ऊर्जा जो होगा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार हो जाएगा। 61 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर कैसे पहुंचता है, कितने समय लगता है? ठीक, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा। इसमें से अगर ऐसे आपको दिया रहेगा क्वेश्चन तो उपरोक्त में से आप लगाइएगा कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में अगर दिया रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं तो आप लगाना पड़ेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपको 499 सेकंड के करीब लगता है सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। इसको मिनट में बदलिएगा तो 8 मिनट 19 सेकंड के करीब आपको लग जाता है। ठीक, तो इसमें से आपको कोई भी उपलब्ध नहीं है 8 मिनट 19 सेकंड, तो उपरोक्त में से आपको कोई नहीं दिया हुआ है डी ऑप्शन में, तो आपको डी ही ऑप्शन हो जाएगा। 62 के आंसर डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है ये बृहस्पति है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी कौन है? तो गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति का ही उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा जो ग्रह है ये आपको कौन है? बुध है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और जो है ये आपको शनि जो है ये आपको इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है टाइटन होता है, और इसके चारों तरफ वलय पाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है? तो शनि का है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? भारत का प्रथम आपको जो है उपग्रह है ये कब छोड़ा गया था? और रूस की सहायता से, यूएसएसआर सहायता किया था उस समय, तो 19 अप्रैल 1975 को प्रथम जो उपग्रह है जिसका नाम था आर्यभट्ट छोड़ा गया था। ठीक, तो 19 अप्रैल 1975 को। क्वेश्चन नंबर आपको 65 देखिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूरज पर ऊर्जा का निर्माण किस विधि से होता है ये आपको बताना है। तो सूरज पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन से होता है। हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम के एक नाभिक बनाते हैं, तो यह नाभिकीय संलयन द्वारा सूरज की ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, या आपको बोल सकते हैं हाइड्रोजन बम का भी ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, लेकिन वही परमाणु बम पूछे या आपको नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम, और उसका जो होता है जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम आपको जो है बड़े नाभिक को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है परमाणु बम बनाने में। ठीक, तो 65 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो जब एक पत्थर है उसको चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 है, तो उसको क्या हो जाता है? उसका भार बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि द्रव्यमान सब जगह समान ही होता है। भार मतलब क्या होता है? उसमें जी लग जाता है। तो पृथ्वी का जी के क्या होता है? चंद्रमा का जी 1/6 होता है, 1/6 होता है। पृथ्वी के जी का क्या होता है? चंद्रमा का जी 1/6 होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाता है? तो भार बदल जाएगा, क्योंकि भार का फॉर्मूला क्या होता है? mg होता है, मतलब द्रव्यमान में जी का आपका वैल्यू लग जाना। तो जैसे जैसे जी बदलेगा आपको भार भी बदलते जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 1/6 हो जाता है। चंद्रमा पर ले जाइएगा कोई भी वस्तु का भार, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसके आंसर हो जाएगा बी। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 67, वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घतम होता है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा तो यहाँ पर प्लूटो हो जाना चाहिए, क्योंकि प्लूटो को बौना ग्रह अब छाड़ दिया गया है, दूर है आपको स्थित है, इस पर वर्ष दीर्घतम होता है। ठीक, 2006 में ही प्लूटो को बौना ग्रह मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, सूर्य के प्रकाश का धरती के सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है। अब देखिए इनमें से कोई ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, इसलिए दो टाइप का क्वेश्चन आपको लिया गया है। इनमें से कोई ऑप्शन, एक तो आपको दे दे कि 8 मिनट 19 सेकंड, तो आप डायरेक्ट आराम से लगा लीजिएगा, और एक ऑप्शन में आपको इनमें से कोई नहीं दे और एक्यूरेट आपको टाइम भी नहीं दे, तो उसमें आपको देखा जाता है कि कौन नजदीक है। तो ये हो जाएगा 8:30, 8:30 कहने का मतलब कि 8 मिनट 30 सेकंड ये दिया हुआ है, तो लगभग में तो यही हो जाएगा ना। ये आराम से आपको लगा लेना होगा, क्योंकि आपको 8 मिनट 19 सेकंड लगता है आपको, 8.19 मतलब जो होता है 8 मिनट 19 सेकंड लगता है सूरज के प्रकाश जो आता है पृथ्वी पर। ठीक, तो 68 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्न में से में जो आपको बल्ब का फिलामेंट होता है ये कौन सी धातु की बनी होती है? तो ये होगा निम्न में से फिलामेंट, ये निम्न में से फिलामेंट कौन सी धातु की बनी होती है?
या कौन सी धातु को होती है, टंगस्टन की बनी होती है। 69 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, आप आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70। इनसेट 2A कब छोड़ा गया, इनसेट 2A जो है ये कब छोड़ा गया है ये आपको बताना है। तो ये 10 जुलाई 1992 को इनसेट 2A छोड़ा गया था, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, आ गया क्वेश्चन। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित है ये किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। और हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 72, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, बिजली की खपत का जो बिल होता है कितना यूनिट उठ रहा है ये किसके मापन पर आधारित होता है, तो ये वाट के वाट पर, शक्ति कितना आप उठाते हैं तो ये वाट को होता है, ये याद रखिएगा। तो जैसे कि किलोवाट घंटा मापा जाता है ना, किलोवाट प्रति घंटा, यही तो खपत देखा जाता है ना बिजली का। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये केवल ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, तो भाप से। गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है, इसके कारण से इसमें आपको क्या होती है, जलन अधिक पैदा होती है। ठीक, 73 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 74, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है, क्षैतिज ऊष्मा का अगर अंतरण होता है, ठीक, ये आपको क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा आपको अभिवहन या एडवेंशन जिसे बोला जाता है, एडवेक्शन, एडवेक्शन, एडवेक्शन या अभिवहन। 74 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक या विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है, और सबसे कुचालक यहाँ पर क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऊष्मा स्थानांतरण की है, ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि कौन सी है ये आपको बताना है। तो संवहन, संवहन क्या होता है, ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया है जिसमें गैस अथवा द्रव में ऊष्मा का संचरण अणुओं के प्रवाह में होता है। ठीक, संवहन हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77, केल्विन किसके माप की इकाई है, केल्विन जो है ये किसकी माप की इकाई है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 है, तो यह है तापमान की, तापमान की एसआई आपको जो इकाई होती है केल्विन होती है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो आराम से लगा लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर ऊपर उठने वाली लहरें होती है, ये किस प्रकार की होती है, तो कोई भी शांत जल में शांत तालाब में फेंकिएगा तो वो दोनों प्रकार की, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों आपको लहरें ऊपर उठती है, मतलब कि ये दोनों होती है। ठीक, तो 78 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ये याद कर लीजिएगा, सी हो जाएगा। शांत जल में दो को भी भेजते हैं तो कोई भी चीज़ पत्थर फेंकते हैं तो जो आपको लहर पैदा होती है वो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंग उत्पन्न करती है। और जो तरंग उत्पन्न होती है उसकी गति भी देखिएगा दिशा के माध्यम के कणों की दिशा में होती है तथा माध्यम के कणों के लंबवत भी दिशा में होती है, इसलिए ये अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्ध्य तरंग दोनों होता है। तो 78 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, निम्नलिखित में से किस में न्यूनतम आवृत्ति होती है, न्यूनतम आवृत्ति होती है, तो ये याद रखिएगा। तो आवृत्ति न्यूनतम किस में होगी, तो देखिए जब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की आवृत्ति के आधार पर आप डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले आप देखिएगा कि रेडियो तरंगे जो होती है उसकी सबसे न्यूनतम होती है, फिर उसके बाद आती है सूक्ष्म तरंगे, फिर उसके बाद आती है अवरक्त किरणें, फिर उसके बाद आती है दृश्य किरणें, उसके बाद आती है परावैंगनी किरणें, फिर उसके बाद एक्स किरणें आती है, फिर उसके बाद गामा किरणें, मतलब सबसे अधिक गामा किरणें की होती है। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि न्यूनतम आवृत्ति किसकी होगी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा तो ये दृश्य प्रकाश की होगी, दृश्य प्रकाश की होगी। दृश्य प्रकाश से ऊपर थोड़ा होता है परावैंगनी किरणें की, उससे अधिक होता है एक्स किरणें की, और उससे अधिक होता है गामा किरणें की। ठीक, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। तो 79 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश कांच में निम्नतम गति से संचार करता है, कांच में निम्नतम गति से संचार कौन सा प्रकाश करेगा ये आपको बताना है। तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है उसकी तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, मतलब कि चूंकि बैगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आपको सबसे कम होता है, इसलिए इसमें आपको जो चाल होता है इसकी आपको निम्नतम होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो इसका 80 का आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी, बी। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, रडार का आविष्कार कौन, रडार का आविष्कारक कौन है आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। ठीक, बताइए रडार का आविष्कार कोई किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपको एच टेलर और ली सियोंग, एच टेलर और ली सियोंग ने किया था। रडार का 81 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ध्यानपूर्वक देखना होगा। एक मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन कराया रडार के खोजकर्ता के बारे में। ठीक, अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखिए घुमा कर क्वेश्चन देगा तो ऐसे क्वेश्चन देगा कि रडार का आविष्कार किसने किया था, तो ये रडार का आविष्कार, और ऑप्शन में आपको रहा है ए एच टेलर और लीसी यंग। ए एच टेलर लीसी यंग तो आपको लगाना होगा, ये 1922 में ही किए गए थे इनके द्वारा। फिर अगर आपका ऑप्शन अगर यहाँ पर ये रहता कि किसको श्रेय जाता है इसकी खोज का,
जो रडार का खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट वाटसन वाट को भी, जो कि ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन कराया, रॉबर्ट वाटसन वाट को भी मैंने ऊपर क्वेश्चन कराया है। उसका अगर ये दोनों नाम नहीं रहता है तो, अगर ये दोनों नाम ऑप्शन में दिया रहेगा तो आपको यही दोनों लगाना होगा, अगर ये नहीं दिया जाता है तो उनका नाम जरूर दिया रहेगा रॉबर्ट वाटसन वाट का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक, तो ये बताइए किस 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 किसका किया जाता है, क्योंकि एमआरआई आप कराने अक्सर जाते होंगे हॉस्पिटल, अक्सर नहीं जाते मतलब कोई जाता है तो आप देखते होंगे कि बार बार उनके मुंह से एमआरआई के बारे में सुनते होंगे। ठीक, तो इसमें किसका किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 82 के आंसर क्या होगा? चुंबकीय तरंग का। 82 के आंसर डी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई का फुल फॉर्म होता है। ठीक, तो इसके आंसर आपको डी हो जाएगा। ये आपको शरीर के जो भी है ये आपको पूरा छाया निकाल देता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं रहता तो आकाश का रंग कैसा होता? तो ये काला दिखाई देता। कैसा दिखाई देता? काला। वायुमंडल है इसलिए आपको ऐसा दिखाई देता है, तो ये काला दिखाई देता। ठीक, तो ये डी हो जाएगा। जैसे कि आप जाइएगा ना वायुमंडल के बाहर जाइएगा तो आकाश कैसा दिखाई देता है? काला देता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहा जाता है? ये या किसके कारण ये होता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही मृग मरीचिका बनता है, और इसके कारण ही देखिएगा हीरा का भी चमक जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। या टूटा हुआ या चटका हुआ कोई भाग आप देखिएगा उसमें चमक जो होता है, शीशा का टूटा हुआ भाग या चटका हुआ, उसमें भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 85 देख लीजिए, प्रकाशीय फाइबर के सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर, ये भी आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 85 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, हजामत में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? ये आपको बताना है। हजामत जो होता है इसमें कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामत में, दाढ़ी उड़ी बनाने वाले में। ठीक, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, मोटर कारों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? देखिए हेडलाइट दे और एक आप पीछे के देखने वाला दृश्य, जैसे कि आप मान लीजिए कोई मोटर है तो यहाँ पर एक लगाया रहता है छोटा सा ऐना, जो पीछे के जो देखता है छोटे छोटे आपको दिखाई देता है इस ऐना में, वो आपको तो उत्तल हो जाता है। लेकिन अगर ये सामने वाला अगर देखा जाए तो वो क्या हो जाता है? ये परवलयीय दर्पण होता है। सामने वाला जो बस के सामने वाला जो होता है, जो हेडलाइट यहाँ पर आप देखिएगा जो लगा होता है, ये आपको परवलयीय दर्पण होता है। ठीक, लेकिन पीछे वाला देखने वाला जो होता है ये उत्तल दर्पण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है डेसिबल में मापी जाती है। तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई जो है ये डेसिबल है। डेसिबल, ये याद रखिएगा, डेसिबल होगा, डेसिमल नहीं होगा, डेसिबल होगा। ठीक, 88 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, पराश्रव तरंगे की आवृत्ति होती है? पराश्रव तरंगे की आवृत्ति कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 89 है। तो पराश्रव तरंग की आवृत्ति श्रव ध्वनि से अधिक होती है। ठीक, हम ये आपको सुन नहीं सकते हैं, ये 20 आपको दिखेगा किलो हार्ट से ऊपर होती है। ठीक, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 20,000 हार्ट से ऊपर होती है। 89 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से गुण प्रभावित होगा? ये बताना है कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि के निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होगा? तो देखिए तापमान बढ़ने पर जो वायु के अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होगा कि कंपन करने की जो क्षमता होगी वायु में, जो कंपन करने की आपको वो भी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक, जो तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ने पर उसकी क्या होगा? कंपन करने की क्षमता बढ़ेगी, मतलब कि आवृत्ति बढ़ जाएगी। ठीक, तो 90 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण का नियम लागू होता है? रॉकेट के आपको गति पर कौन सा संरक्षण के नियम लागू होते हैं ये आपको बताना है। तो यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत काम करता है रॉकेट वाला गति पर। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, न्यूटन के गति के पहले नियम से परिभाषित प्राप्त होती है? तो न्यूटन के गति के पहले नियम से किसका परिभाषा निकल कर आता है? तो जड़त्व का, या आप बोल सकते हैं बल का परिभाषा निकल कर आता है। और बल का व्यंजक किससे निकल कर आता है? तो न्यूटन के दूसरे गति के नियम से, या बल का फार्मूला जो निकल कर आता है ये न्यूटन के दूसरे गति के नियम से। ठीक, तो 92 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जड़त्व, न्यूटन के प्रथम गति को जड़त्व का नियम भी बोला जाता है, गैलीलियो का भी नियम बोला जाता है। तो 92 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, दूध से मलाई के अलगाव को क्या कारण है? दूध से मलाई का अलगाव जो हो जाता है ये इसका कारण क्या है? तो यह है अपकेंद्रीय बल, सुडोफोर्स से अपकेंद्रीय बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, इसी के कारण आप देखिएगा दूध से मलाई अलग हो जाता है। ठीक, तो ये बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, अपमार्जक या सर्फ या डिटर्जेंट मिलाने पर जल का पृष्ठीय तनाव होगा?
अपमार्जक या सर्फ या डिटर्जेंट मिलाने पर जल का पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 है, तो ये घटेगा। पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है मिलाने पर, ये आपको घट जाता है या न्यून हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया या गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया था, तो ये न्यूटन साहब ने दिए थे। ठीक, तो 95 के आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 96, यदि पेंडुलम, यहाँ पर देखिए, यदि पेंडुलम दोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो पेंडुलम दोलक का वर्तकाल क्या होगा। तो पेंडुलम को अगर चंद्रमा पर ले जाइएगा तो मैंने आपको क्या बताया, 2 पाई रूट में आपको मैंने एल बाई आपको जी बताया ना, तो जी क्या होगा, चंद्रमा पर कम हो जाएगा, तो कम होगा तो नीचे वाला जब कम होगा तो भी सी बात है कि आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, जब नीचे वाला आपको कम हो रहा है, रूट की जो नीचे वाला है, तो भी सी बात है कि आपको जो होगा वो बढ़ेगा, टी जो होगा आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होती है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होती है ये आपको बताना है। तो ये ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता, जी का मान। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार उससे वास्तविक भार से कम होगा कब। लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार जो होगा उसके वास्तविक भार से कम होगा, ये कैसे कम कब होगा, तो पहले लिफ्ट वाला प्रक्रिया समझ लीजिए। जैसे कि लिफ्ट जो है मनुष्य का भार में कैसे परिवर्तन करता है, जब लिफ्ट नियत त्वरण से मतलब एक समान त्वरण के साथ ऊपर जाता है तो भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ता है। जब लिफ्ट नियत त्वरण से मतलब एक समान त्वरण से नीचे की तरफ जाता है तो भार क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और जब लिफ्ट नियत वेग से, याद रखिएगा, नियत वेग से गतिशील होता है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो इस ये पूछ रहा है भार कम होगा, तो भार कम होगा मैंने बताया आपको जब लिफ्ट नियत त्वरण के साथ नीचे जाता हो। ठीक, तो 98 के आंसर क्या होगा, त्वरण के साथ नीचे जा रहा हो। तो 98 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 99, घड़ी के स्प्रिंग में संरक्षित ऊर्जा होती है, जो घड़ी में आपको जो स्प्रिंग होता है उसमें कौन सी ऊर्जा संरक्षित होती है, तो वह स्थितिज ऊर्जा संरक्षित होती है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको चाबी वाला घड़ी में कौन सी ऊर्जा संरक्षित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो कौन सी सदिश राशि नहीं है ये आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100 है, तो ये आपको बल, विस्थापन, वेग, ये सभी आपको क्या है, सदिश राशि है। लेकिन कार्य जो होगा ये अदिश राशि है, यानी कि ये सदिश राशि नहीं है और कार्य के मात्रक जूल होता है। तो 100 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन मैंने बताया। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ऐसे ही आपका सेट आते रहेगा लगातार। एग्जाम से पहले कोशिश रहेगा सभी क्वेश्चन करा देने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।